अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली अकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि ब्रीदिंग को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। तो याद ये रखिएगा कि हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है। इनवॉलंटरी कि ये हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं होता। हमारे खुद में ये है कि नॉर्मली हमारे खुद के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अमाउंट जो है इसका या थोड़े से टाइम के लिए हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है अवर ब्रीदिंग प्रोसेस कैन कंट्रोल फॉर अ वेरी मिनिमल ड्यूरेशन और वी कैन रेस्पायर स्लोअर फास्टर एंड डीपर एट अवर विल। कि हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल हो सकता है, या ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने जो ब्रीद लेने हैं वो स्लो लेने हैं, फास्ट लेने हैं, या जो है गहरे सांस लेनी है। तो ये हम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमारी ब्रीदिंग को हम खुद से कंट्रोल कर रहे हैं, दिस फेज इज कॉल्ड द वॉलंटरी कंट्रोल। इसे हम वॉलंटरी कंट्रोल कह रहे हैं कि हम हमारी विश से, हमारी मर्जी से इसको कंट्रोल कर रहे हैं। बट जनरली आवर नॉर्मल ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड ऑटोमेटिकली। लेकिन नॉर्मली आमतौर पर हमारी जो ब्रीदिंग है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही होती है, और इसे हम कहेंगे दिस फेज ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल इज कॉल्ड द इनवॉलंटरी कंट्रोल, और इसे हम इनवॉलंटरी कंट्रोल कहेंगे। अब ये जो हमारा ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड हो रही है, तो लाजमी बात है कि इसके अंदर एक तो मेडुला ओब्लांगेटा इन्वॉल्व है। मेडुला ओब्लांगेटा के इन्वॉल्वमेंट के अलावा और कौन सी चीज़ इन्वॉल्व है और किस तरह से हो रहा है, तो लिखा हुआ है द ऑटोमेटिक ब्रीदिंग इज मेंटेन्ड बाय द म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स। इससे ब्रीदिंग को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं। अब एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल्स, ब्लड के ज़रिए से ये कंट्रोल हो रहा होता है हमारा ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है। और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जिसके अंदर हमारे लंग्स और उसके अलावा इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह इन्वॉल्व होंगे। तो ये दोनों जो हैं हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। साथ में ब्रेन का हिस्सा भी इसमें शामिल होगा। उसके अलावा लिखा हुआ है प्रोसेस किस तरह से होगा, लिखा हुआ है इट इज़ ऑब्जर्व दैट हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव आयंस इन ब्लड आर स्टिमुलाई टू इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर ये बात मौजूद है कि दो चीज़ों की वजह से जो ब्रीदिंग रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा H पॉजिटिव आयंस। अगर ये ब्लड में होंगे तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा। अब ये ध्यान में रखिएगा कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेस्पिरेशन के बाद आता है। जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को ब्रेक करेगी तब हमारी बॉडी के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होकर के कार्बोनिक एसिड बन जाता है। जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन हुआ, तो एक एंजाइम भी मौजूद है कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, उसकी मौजूदगी में कार्बोनिक एसिड बना। फिर क्या हुआ, H पॉजिटिव आयंस अलग हो गए, और उसके अलावा जो है दूसरा बाइकार्बोनेट के आयंस अलग हो गए। अब ये जो H पॉजिटिव आयन अलग हुआ है, H पॉजिटिव आयन के ज़्यादा होने से pH जो है वो डिक्रीज़ होती है, यानी कि pH जो है एसिडिक होती है। अब हमारी बॉडी एसिडिक pH को नहीं रखना चाहती, तो इसीलिए एसिडिक pH को नॉर्मल करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाएगा, ताकि हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकले। तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए डीप ब्रीदिंग जो है की जाएगी, बहुत लंबी सांसें की जाएंगी। अब इसके हवाले से लिखा हुआ है द accumulation of carbon dioxide and H positive ions are monitored by specific chemoreceptors called aortic and carotid bodies। जब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा हो चुका है, H पॉजिटिव आयंस ब्लड में ज़्यादा आ चुके हैं, इनके बारे में पता कैसे चलेगा? कुछ कीमो रिसेप्टर्स हैं, कुछ केमिकल्स को डिटेक्ट करने वाले जो हैं सेल्स मौजूद हैं, जैसे कि आरोटिक और कैरोटिड बॉडीज़। ये कहाँ मौजूद होते हैं? तो लिखा हुआ है दीज बॉडीज़ आर फाउंड इन अरोटा एंड कैरोटिड आर्टरीज। जो आरोटिक जो हैं कीमो रिसेप्टर वो अरोटा के पास मौजूद होते हैं, और जो कैरोटिड बॉडीज़ हैं वो मौजूद होती हैं कैरोटिड आर्टरीज के पास में। जैसे इस तस्वीर में आप हार्ट देख रहे हैं, ये पूरा हार्ट और ये आरोटा वाला पार्ट, और यहाँ पर आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो है ये आरोटिक बॉडीज़ नज़र आ रही हैं, ये केमो रिसेप्टर्स हैं। उसके अलावा दूसरे आपको ये ऊपर की तरफ कैरोटिड आर्टरीज़ के पास में जो है
ये कैरोटिड बॉडीज नज़र आ रही हैं। ये कैरोटिड आर्टरीज जो होती हैं दरअसल ये हेड के पास जो है, ब्रेन के पास ऊपर की तरफ जो है, सर के पास ब्लड लेकर जा रही होती है कैरोटिड आर्टरीज। तो वहाँ पर भी ये जो है कैरोटिड बॉडीज मौजूद होते हैं। अब इनका काम है केमिकल्स की मौजूदगी को डिटेक्ट करना, क्योंकि ये कीमो रिसेप्टर्स हैं। तो एक तो ये आरोटिक और कैरोटिड बॉडीज जो हैं इन केमिकल्स को डिटेक्ट कर रही हैं। उसके अलावा लिखा हुआ है द लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन मेडुला ओब्लांगेटा इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट एनी चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन इन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये ब्रेन के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में भी फ्लूइड मौजूद होता है। तो अगर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर एच पॉजिटिव आयन और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो मेडुला ओब्लांगेटा के कुछ सेल्स होते हैं जो कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स के तौर पर काम करते हैं, और ये भी केमिकल्स की मौजूदगी को डिटेक्ट करते हैं। जब केमिकल्स का पता चलेगा कि एच पॉजिटिव आयन्स ज़्यादा हो चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो चुके हैं, हमने पहले ही कहा कि एच पॉजिटिव आयन के ज़्यादा होने से जो पीएच है वो ज़्यादा एसिडिक होगी। तो क्योंकि एच पॉजिटिव आयन्स जो हैं वो मौजूद हैं अभी सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में इनका ज़्यादा होना यानी कि ब्लड के लिए भी मसला हो चुका है, और उसके अलावा सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के लिए भी जो है मसला हो चुका है, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम जो है ये उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्या होगा, एसिडिक मीडियम से जान छुड़ाने का मकसद यही है कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म किया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाए। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी तो एच पॉजिटिव आयंस वैसे ही निकल जाएंगे, वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। एच पॉजिटिव आयंस के बनने का मकसद ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी को डिटेक्ट कराया जाए और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर निकाला जाए। तो कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म हो गया तो एच पॉजिटिव आयंस भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे और पीएच जो होगी वो नॉर्मल हो जाएगी। तो क्या होगा कि मेडुला ओब्लांगेटा आगे मैसेजेस को पहुंचाएगा। तो लिखा हुआ सो दिस इम्पल्स सेंड टू इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम। तो मेडुला ओब्लांगेटा के जो मैसेजेस होंगे वो इंटरकोस्टल मसल्स के पास भी पहुंचेंगे और डायाफ्राम के पास भी पहुंचेंगे। आपको मालूम है कि जब सांस बाहर निकलती है तो डायाफ्राम उस टाइम पे रिलैक्स हो जाता है और इंटरकोस्टल मसल्स भी जो है रिलैक्स हो जाती हैं। तो डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल दोनों ही रिलैक्स हो जाएंगे। तो क्या होगा, टू इंक्रीज द ब्रीदिंग रेट अकॉर्डिंगली, और ये बहुत तेज़ी से प्रोसेस हो रहा होगा ताकि हैवी ब्रीदिंग हो, फास्ट ब्रीदिंग हो, और ज़्यादा ब्रीदिंग होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा बॉडी से इजीली निकाला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जिस टॉपिक का जिक्र करेंगे वो है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनकी ट्रांसपोर्ट का जिक्र किया जाएगा, और ये भी जिक्र किया जाएगा कि कौन उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है एक टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।